हेलो एवरीवन, वेलकम बालाजी क्लासेस। हम लोग एक बार फिर से जुड़ चुके हैं अतुल वाजपेयी जी यानी हमारे साथ देख रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 की। हम लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे थे और आज हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 5 में, जिस टॉपिक का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इस चैप्टर के साथ एक बार फिर से नई शुरुआत के साथ आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। चलिए एक बार फिर से सब लोगों का वेलकम करते हैं और क्लास जो है शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है, लिखा है पुस्तकालय में लाइब्रेरी। सबसे पहले एक स्टोरी दी जाती है जिस स्टोरी को हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उस जो है पढ़कर फिर आके कहानी शुरू करेंगे। लिखा है यहाँ पर स्टोरी में लिखा हुआ है, जैसे ही घंटी बजी। स्टोरी क्या दी गई, छोटा सा यहाँ समझाने के लिए क्या आता है कि जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। शिक्षक ने कहा छात्रों को अपने साथ आने के कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय, पहला शब्द सबसे पहले यूज किया गया है। ये क्या, पुस्तकालय। जिन बच्चों को नहीं मालूम, पुस्तकालय मतलब होता है लाइब्रेरी। क्या मालूम है पुस्तकालय मतलब? लाइब्रेरी। पुस्तकालय वह स्थान जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती हैं, पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, उसे पुस्तकालय कहा जाता है। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। रैक मतलब कई जो अलमारियाँ थी, रैक थे, कपबोर्ड थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए देख शिक्षक ने कहा। किसने कहा? टीचर ने कहा। क्या कहा? उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी वेद क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट, क्या सोचने लगी मेरी? वेद क्या है। आइए चलो पता लगाएं, आइए जानते हैं कि वेद क्या हैं। लिखा है दुनिया। क्या लिखा है? दुनिया में प्राचीनतम ग्रंथों में एक। दुनिया में प्राचीनतम ग्रंथों में एक है क्या? वेद। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैगलाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैगलाइन है यहाँ पर दी हुई। क्या? वेद 4 है। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं जिनको हमने हाईलाइट कर दिया है। ऋग्वेद, कौन कौन से वेद हैं? एक बार फिर से, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। एसएससी, यूपीएससी और बैंक, रेलवे, जिन भी सब्जेक्टों में अगर आपकी जीएस आती है तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। पूछा गया है सबसे पुराना वेद कौन सा है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ से क्लियर होता है सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 3,500 साल पहले यानी 3500 साल पहले। कितने साल? 3500 साल पहले 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? प्रार्थनाएं, जिन्हें क्या गया? सूक्त कहा गया है। 1000 से ज़्यादा जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। यहाँ पे इसको हाईलाइट करते हैं। सूक्त क्या है? सूक्त कहा गया है। प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। आगे बात करें, सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सूक्त का मतलब क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों में रचे गए हैं। मतलब सूक्त में देवी देवताओं का बखान किया गया है, उनके किया गया है। ओके, आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। लिखा है इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। मोस्ट 3 देवता कौन कौन से हैं जिनको हम ब्रेक में बंद कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अग्नि, इंद्र और सोम। कौन कौन से 3 देवता? अग्नि, इंद्र और सोम। ये 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला अग्नि, आग के देवता, जैसे नाम से ही क्लियर होता है। इंद्र, युद्ध के देवता। मोस्ट में पूछा जा सकता है कि जो है ऋग्वेद में इंद्र को किसका देवता बताया गया है? युद्ध का।
और अग्नि को आग का देवता और सोम एक पौधा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोम क्या है? एक पौधा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लूसेंट भी कवर कर लेंगे, बड़ी बड़ी बहुत सारी किताबें कवर कर लेंगे, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको किसी भी किताब में आसानी से नहीं मिलेंगे। इसलिए इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, आपको अपनी फाउंडेशन मजबूत करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना चाहिए और अपने सभी दोस्तों को जिनको फाउंडेशन मजबूत करनी है, बेसिक क्लियर करना है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहिए, जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। मोस्ट पॉइंट देखिए, हमने बताया 3 देवताओं को। ऋग्वेद कितने सबसे पहले इंपॉर्टेंट? ऋग्वेद 4 हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा इसमें 3 देवताओं का वर्णन किया गया ऋग्वेद में, कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम का। फिर बताया गया है अग्नि देवता आग के लिए हैं, युद्ध के लिए इंद्र देवता, और लेकिन सोम एक पौधा जिससे एक खास प्रकार का पेय पदार्थ है, जिसे हम लोग कहते हैं सोम रस। क्या कहा जाता है? उस पेय पदार्थ को कहा जाता है सोम रस। क्या कहा जाता है पेय पदार्थ को? सोम रस। सोम रस का नाम आपने सुना होगा, सोम रस। आगे बात करें, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सस्वर पाठ, सस्वर पाठ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। कंठस्थ मतलब याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, यानी जो वेद थे इनको सिखाने वाले जो आचार्य होते वो पुरुष होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्रकृत, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्रकृत संस्कृत और वैदिक सांस्कृतिक कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद की भाषा कैसी कही जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करना होगा, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद की भाषा, पहली बात प्रकृत, कैसी भाषा है? ऋग्वेद की प्रकृत है। दूसरा संस्कृत या वैदिक, कौन सी? संस्कृत या वैदिक है? संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो या पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है, थोड़ा अलग है। क्लियर है यहाँ तक? इस टैगलाइन को एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, जिनको हम ब्रैकेट में क्लोज कर। बहुत सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात जो हमारी यहाँ से कहानी बनी, सबसे पहले वेद कितने हैं? 4, सबको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। क्लियर कहानी। दूसरी बात, अगली बात पूछा जाए इनकी रचना कब हुई? तो लगभग 3500 साल पहले, 3500 ईयर्स एगो। आगे बात करें, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं। देखिए, प्रार्थनाएं का मतलब आप अगर आसानी समझना चाहते हैं, जैसे आपकी मतलब सपोज दैट कीजिए, आपको समझाने के लिए बताया, जैसे ये है, ठीक, तो सपोज दैट यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ है ये दुनिया में सबसे प्राचीन ग्रंथ, तो यहाँ से और जहाँ पे खत्म हुआ, सपोज ये एक स्टैंजा है, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? स्टैंजा। पैराग्राफ, हिंदी में क्या कहते हैं? पैराग्राफ। तो इसे ही आप समझ सकते हैं समझने के लिए कि इस प्रकार के बताया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा इसमें पैराग्राफ हैं। ये समझ सकते हैं क्या है? पैराग्राफ हैं, इसे आप समझ सकते हैं। आगे बात की जाए, जिन्हें सूक्त कहा गया, तो जो पैराग्राफ होते हैं इनको क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। एक पैराग्राफ, जैसे इस पैराग्राफ की कोई हेडिंग, इसका नाम है दुनिया में प्राचीनतम ग्रंथों में, क्या है? दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में। उसी तरह जितने भी पैराग्राफ उनको क्या कहा जाता है? सूक्त कहा गया। पैराग्राफ को क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। आगे बात करें, अच्छी तरह से, सूक्त का मतलब होगा अच्छी तरह से बोला गया। रिवीजन करें, सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। इंद्र को युद्ध का देवता और सोम एक प्रकार का पौधा है। अग्नि को आग का देवता जिसे पेय रस बनता है एक प्रकार का, जिसे सोमरस कहा जाता है, ठीक है। वैदिक प्रार्थना में रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को अक्षर में बांटकर सस्वर पाठ, क्या कहते हैं इसको पढ़ना, जिसका कहते हैं सस्वर पाठ, कंठस्थ करवाते थे, ठीक है। हमारी संस्कृत से थोड़ा अलग। और ऋग्वेद किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में ये वेद लिखे गए हैं, संस्कृत में है या फिर वैदिक संस्कृत में, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं, आगे चलते हैं। लिखा है संस्कृत व अन्य भाषाएं। चलिए आइए संस्कृत के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। संस्कृत व अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारतीयों, क्या लिखा है? भरोपीय। संस्कृत भाषा भरोपीय। संस्कृत भाषा भरोपीय यानी भारत यूरोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। भरोपी का मतलब होता है भारत और यूरोपी का मिक्स है, क्योंकि भारत अगर आप देखेंगे, अगर आप जो हमारे देखेंगे महाद्वीपों में, तो भारत के बगल में यूरोप है ना, किस पर्वत से जुड़ा? यूराल। चलिए वहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, फिर तुम माइंडसेट में सिर्फ एनसीईआरटी देखते हैं। भारत की कई भाषाएं, आसमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फ़ारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे
अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। इसलिए जैसे जिसकी लैंग्वेज और हमारी कोई देखो जिसका जो धर्म हमारा धर्म होता है तो कहते हैं हमारे परिवार के हैं, है ना, हमारी जात के हैं लोग कह देते हैं। उसी तरह भाषाओं में भी ऐसे कुछ मान्यताएं होती हैं कि जिनके बोलने में, कंठस्थ करने में, उच्चारण करने में सेम होता है, सेम लगती हैं, तो उन्हें कहते हैं कि वही उसी भाषा परिवार की है। उदाहरण के लिए मातृ मतलब क्या होता है? माता संस्कृत शब्द है और माँ हिंदी है और मदर अंग्रेजी शब्द है। तो देखिए इन सब में थोड़ा थोड़ा मेल खा रहा है, मेल मिला, तो कह सकते हैं कि ये सारी तीनों शब्द एक ही भाषा परिवार के हैं। आगे बात करते हैं, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? हाँ ज़रूर। सबसे पहली समानता माँ अक्षर से स्टार्ट है। दूसरी समानता कि सब का अर्थ एक है, इसलिए तो एक ही शब्द को बोला गया क्योंकि सबका अर्थ एक है। आगे डिस्कस करते हैं। लिखा उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर, प्रांतों, पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा। देखिए तो भाषा और इसका परिवार, सबसे पहले ये जो एक ब्रैकेट में एक परिवार की भाषा है, फर्स्ट बात, ठीक है। और ये एक परिवार के तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं हैं, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इतनी एक परिवार की भाषाएं हैं, ठीक है, क्लियर। जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। तो यहाँ 3 परिवारों का डिस्कस किया गया, उन परिवारों की भाषा। सबसे पहला परिवार पूर्व उत्तर प्रदेश, सबसे पहला परिवार यह है पूर्व उत्तर प्रदेश। क्या नाम है इसका? सबसे पहले परिवार का नाम है पूर्व उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? पूर्व उत्तर प्रदेश। इसमें बोली जाती है कौन सी? तिब्बत और बर्मा परिवार आती हैं, ठीक है। दूसरा आता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये 4 भाषाएं। और ये द्रविड़ भाषा परिवार। किस भाषा परिवार के? द्रविड़ भाषा परिवार के कौन कौन सी भाषाएं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, ठीक है। और झारखंड और मध्य प्रदेश के हिस्सों में जो बोली जाती हैं वो कैसी भाषाएं हैं? वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की। किस भाषा की हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक। नाम इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़िए, रिवाइज कीजिए, 3-4 बार ये आगे पूछा जा सकता है और रिवीजन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे लिखा है इन भाषाओं की सूची बनाओ और इनके बारे में तुमने सुन रखा है उनमें भाषा परिवार को पहचानने की कोशिश करो। तो जैसे अब यहाँ से जैसे नाम लीजिए तमिल, क्वेश्चन पूछा तो तमिल किस परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की है। पूछा जाता है तिब्बती वर्मा किस बात? पूर्वोत्तर प्रदेश की है। आगे देखते हैं इनमें हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो किताबें हम पढ़ते हैं क्या लिखी और छपी, लेकिन ऋग्वेद कहीं लिखा और छपा नहीं था। हाँ लिखा है और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद क्या सुना जा सकता था, इसका जो पुरोहित होते थे, जो पंडित होते थे, ऋषि मुनि, वो उच्चारण करते हैं, उसे सुना जाता है। रचना में कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। बहुत अभी जल्दी ही हाल ही में कह सकते हैं कि जो है इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले, यही बताना चाह रहा है कि इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ होगा, ठीक है, क्लियर। तो छापने का काम क्या हुआ? इसे छापने का काम 200 साल पहले सिर्फ क्या किए जाती थी? श्रवण किया जाता, सुना किया जाता था, और इनका उच्चारण मतलब जो पढ़ाता था, और श्रवण मतलब जो सुनता था। आगे बात करें, ठीक है। तो इससे पहली बार कब छापा गया पूछा जा सकता है। ऋग्वेद को पहली बार कब छापा गया? तो 200 साल पहले। कब? 200 साल पहले। आगे लिखा है, आगे बात करें, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? आइए इस बात पर डिस्कस करते हैं कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार है ना, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं कौन? जो पुरातत्व मैंने बताया था, पुरातत्व के विषय में डेफिनेशन कर चुके हैं। जो व्यक्ति हमें इतिहास के विषय में खोज कर बताता वही हमारे पुरातत्वविद हैं। आगे की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। कौन? इतिहासकार। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। आइए जानते हैं कि हमारे इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। वार्तालाप में कैसे? जैसे आपने पढ़ा होगा, एक जो है आप बुकें जो चलती हैं आपकी इंग्लिश या हिंदी में, आपने एक चीज़ देखा होगा, नारेटर। जैसे कोई ऐसी आती है जिसमें कोई एक बात व्यक्ति बोलता है, फिर दूसरा बात नीचे चलता लिखा है नारेटर। कोई संवाद चल रहा हो, डायलॉग चल रहा हो, संवाद एक दूसरे के बाद चल रहा हो, कोई नाटक लिखा हो,
अगर आपने कोई नाटक लिखा हुआ किसी किताब में पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, पहले वर्ड लिखा होता है, फिर ये शब्द इसने बोला, फिर दूसरा व्यक्ति लिखा, नरेटर ने ये शब्द बोला, इसने ये शब्द बोला, ठीक है, ऐसे करके, तो उसे ही कहते हैं वार्तालाप। क्या कहते हैं? वार्तालाप चल रही है, इसका मतलब जो है उसमें लिखा जाता है कौन सी बात किसने बोली है। विश्वामित्र, आप हम बता रहे हैं, आप जो है कोई नाटक कहीं लिखा हो तो कोई सर्च कीजिए, कोई नाटक कहाँ लिखा हो, कोई नाटक कैसे लिखा जाता है, उसमें 2 बार शब्द के आगे लिखा था किसने कहा, फिर शब्द के स्टार्टिंग में लिखा होता है ये शब्द कौन बोलेगा, ये शब्द कौन बोलेगा, ये शब्द कौन बोलेगा। जैसे शूटिंग होती है, आप स्कूल में कभी नाटक पार्टिसिपेट किए तो उसमें सबके जो है किसका क्या कैरेक्टर है, जो किसको क्या बोलना है वो सब दे दिया जाता है लिख के। वैसा ही विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों, मोस्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाला, पहले इसको हाईलाइट करते हैं, मार्क करते हैं कि इसको ऋग्वेद लिखा है, ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, वार्तालाप लोग बातों के रूप में। तो कौन कौन वार्तालाप कर रहा है इसमें? विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज कौन के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है, वो एक सूक्त का पार्ट है, ठीक, संवाद चल रहा है। इन दोनों नदियों का मानचित्र 1 और पृष्ठ 2 में खोजें और फिर पढ़ें। दोनों नदियों के विषय में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाद में मैपिंग स्पेशल, आप देखिए ये आपको क्या दिखाया जाए, आइए पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी। यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। आपको पता है कि पांडुलिपि क्या होती है, पहले पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखें वीडियो तो देखिए, क्योंकि अगर आप कोई वीडियो मिस करते हैं तो फिर आपको आगे की कहानी, हिस्ट्री हमेशा अगर आप सीक्वेंस जो है चैन बनाकर पढ़ेंगे तो आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगी, अन्यथा बहुत उबाऊ लगेगी। तो भुर्ज पेड़ की जो छाल से और जो लिखी जाती थी हाथ से, जो हाथ से लिखो, क्या कहते हैं? पांडुलिपि। क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं मेनूस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? मेनूस्क्रिप्ट कहा जाता है। भुर्ज पेड़ वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। कहाँ पाई गई? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखिए जो पांडुलिपि आपको ये देख लीजिए, कुछ ऐसी लैंग्वेज थी, ठीक है, ये लैंग्वेज थी, ऐसी कुछ लैंग्वेज थी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। देखिए ऐसे लैंग्वेज में लिखी हुई है पूरी, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होके आगे बात करें, लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने का काम उपयोग में किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद को कब छापा गया, तो लगभग 150 वर्ष पहले, 150 साल पहले। इसे रिवाइज़ कीजिए, जब हम कहते हैं इंपॉर्टेंट है रिवाइज़ कीजिए तो समझिए उसे लर्न करना होगा आपको। इसी पांडुलिपि, आगे बात करें, इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। यह पांडुलिपि पुणे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। पूछा जा सकता है कि जो ऋग्वेद की पांडुलिपि को कहाँ सुरक्षित किया गया है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो कहाँ? पुणे महाराष्ट्र। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। वहाँ एक पुस्तकालय में सुरक्षित किया गया है। पुस्तकालय क्या होता है हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। आगे बात करें, विश्वामित्र और नदियाँ। जरा ये देख लेते हैं क्या टॉपिक है। विश्वामित्र टॉपिक है हमारा, विश्वामित्र और नदियाँ, विश्वामित्र हे नदियों। देखो संवाद, यही है संवाद। पहले नाम लिखा कि ये शब्द कौन बोलेंगे, ये बात विश्वामित्र बोलेंगे, फिर इसका तरीका लिखे, फिर नदियाँ क्या बोलेंगी, फिर ये बात लिखी, फिर विश्वामित्र बोलेंगे, फिर नदियाँ बोलेंगी। बस इसी को ही तो कहते हैं हम लोग संवाद, वार्तालाप, डायलॉग, ठीक है, कन्वर्सेशन, कुछ भी इनको हम कह सकते हैं। आगे बात करें हम, यही एक प्रकार का नाटक जो बता रहे थे आपको मिल गया। विश्वामित्र हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 चमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। कौन? नदियों से कह रहे हैं, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि नदियों से, है ना। अगले लिखा, इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति के सागर की ओर बह रही हो। तुम जल के परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ क्या करी? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकल कर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र जी धरती पर नदियों को आगमन के लिए स्तुति कर रहे हैं। तो कैसी स्तुति की गई वो एक ऋग्वेद में दिया गया, वहाँ से ला के आपको दिखाया गया कि ऋग्वेद में कैसा लिखा गया है। तो विश्वामित्र जी का कह रहे हैं, हे बहनों, तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उसे पार कर सके। नदी पार करने के लिए उनसे विनती की जा रही है, ठीक है।
भागीरथी, वैसे नदी को तो पृथ्वी पर भागीरथी लाए थे ना, तो ये विश्वामित्र जी हैं, ये विनती कर रहे हैं रास्ता क्रॉस करने के लिए। शायद नदियाँ हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। एक स्टोरी बताया जा रहा है कि विश्वामित्र जी नदियों से विनती कर रहे हैं नदियों को क्रॉस करने के लिए रथ से, कि अपना जो धारा प्रवाह वो कम कर लें और पानी थोड़ा कम हो जाए तो हम नदी को क्रॉस कर सके। इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं, और वे यह भी सुझाव है कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। मोस्ट देखो, इस एक बात से हमको इतना मतलब बहुत गंभीरता से इस बात को समझना पड़ेगा। पहली बात तो इस बात में समझ में आया कि ये कहाँ से लिया गया, ये ऋग्वेद से लिया गया एक स्टैंजा है जिसमें विश्वामित्र और नदियों के बीच संवाद चल रहा है। दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है कि क्या कहा है, देखो यहाँ पर जो वर्णन किया गया इसमें बताया जा रहा है कि नदियों को क्या कहा गया है, हे नदियाँ तुम बछड़ों को चाटते हो चमकती गायों, नदियों को गायों कहा गया है और फुर्तीले घोड़ों कहा गया। नदियों को नदी पूजनी थी, तो इससे समझ में आता है, इससे इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया कि जो है इस समय ऋग्वेद जो लिखा गया जब उस टाइम में नदी जो है गायों का बहुत महत्व रहा होगा और घोड़ों को बहुत ज़्यादा उच्च माना गया। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति को कोई नाम देते हैं, कोई डिफिनीसन किसी पुकारते हैं, कोई उपनाम देते हैं, इसका मतलब वही अच्छा नाम देते हैं। क्या देते हैं? अच्छा नाम, इसकी डिफिनीसन देते हैं। आगे क्या तुम्हें लगता है, आगे बात कही गई, क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे, जरूर रहे होंगे। आगे लिखा, क्योंकि रथ का वर्णन कि जिन जो चीज़ का ऋग्वेद वर्णन किया वो जरूर महत्व रहे होंगे उस समय में। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि इनमें परिवहन के किन किन साधनों का नाम लिया गया है। रथों का, घोड़ों का, हाथी का, इन सब का नाम लिया गया। आइए, ऋग्वेद की प्रार्थना अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती, सिंधु और उसके सहायक नदियाँ का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ से एक फैक्ट मिल गया। फैक्ट ये मिल गया कि पूछा जा सकता है ऋग्वेद में गंगा और यमुना का वर्णन, गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो गंगा और यमुना का वर्णन सिर्फ एक बार। कितनी बार? सिर्फ एक बार गंगा और यमुना का वर्णन उल्लेख सिर्फ एक बार किया गया। कहाँ? ऋग्वेद में। बाकी सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है, इन लोगों का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, दूसरी नदियाँ खासकर सबका वर्णन किया गया, लेकिन मोस्ट गंगा और यमुना का वर्णन ऋग्वेद में कितनी है? सिर्फ एक बार। ठीक है, तो ऋग्वेद में जिन 5 नदियों का उनका सूची होना आगे लिखा है। अब नई टॉपिक है, नया जो स्टैंजा है इसकी बात करते हैं। मवेशी, क्या लिखा है? मवेशी मतलब झुंड में जो जानवर होते हैं, पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। घोड़े और रथ पता है सबको। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों क्या लिखा है? खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में बहुत सारी पूजा पाठ यानी कि प्रार्थनाओं का भी वर्णन किया है। किसके लिए? जैसे लोग जो है पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान करते थे, इसका जिक्र है। घोड़े की प्राप्ति, किसके? घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, यानी एक राजा और दूसरे राजा से युद्ध होता था। जो राजा जीत जाता था उसके सारे हाथी, घोड़े, ऊंट जो भी उसकी सेना में होकर सब उस राजे के कब्जे में आए। तो इन्हीं को यहाँ पर एक शब्द टैग किया गया है जिनके लिए मवेशी शब्द यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। तो इसलिए आप मवेशी से यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम कंसंट्रेट बना के अच्छे से पढ़ते चलिएगा। आगे बात करें, लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उगाया जा सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, तो लड़ाइयाँ इसलिए भी होती, ऐसा नहीं होता था कि युद्ध में केवल हाथी घोड़े ही जीते जाते। युद्ध में उनकी भूमि भी, उनका राजपाट भी, उनका राज्य भी, ये सब चीज़ें भी जीती जाती थी। आगे बात करें, कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। जैसे कोई राजा बंदी बना लिया जाता था तो उसका मित्र राजा होता था, मित्र राष्ट्र होता था, पड़ोसी राज होता है जो उसका सहायक होता, फिर वो उस राजा से लड़कर अपने बंदी दोस्त को छुड़ाने, इसके लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। और युद्ध पानी के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। इस स्टैंजा को एकदम ध्यान में माइंडसेट में आप बनाते चलिए। उस स्टोरी को जैसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलिए, इसे आप अपने दिमाग में सोचते चलिए कि क्या क्या बताया जा रहा है। ठीक है, इन चीज़ों को एकदम अपने दिमाग में बैठाते चलिए। आगे बात करें, युद्ध में जीते गए धन। युद्ध में धन भी जीता जाता था, ऐसा नहीं सिर्फ जो है हाथी घोड़े ही जीते जाते थे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग
सरदार रख लेता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ जो उपयोग किया गया है सरदार। सरदार का मतलब होता था जो युद्ध होता था उसका जो मेन नायक होता था उसे सरदार माना जाता था। आगे लिखा कुछ हिस्सा पुरोहित। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया पुरोहित कौन होते हैं। तो पुरोहित अब के पंडित यानी कि जो पूजा पाठ अनुष्ठान कराते हैं उन्हें पुरोहित कहा जाता है। उन्हें जो चीज़ मैं रिवाइज करूँ 2-3 बार और समझ लो कि पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। या फिर आपको बेसिक फाउंडेशन मिला इस चैप्टर को इसलिए पढ़ना है जिन चीज़ों को हम रिवाइज करना समझो ये चीज़ हमको जो है रिवीजन करनी यही है। इसी शब्द को ढूंढने के लिए, इसी शब्द को समझने के लिए इन चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। तो बात आया पुरोहित। पुरोहित मतलब वो होता था जो आज का पंडित है, जो अनुष्ठान करवाता था, पूजा पाठ करवाता था, मंत्रों का उच्चारण वगैरह करता था, उसे पुरोहित कहते थे। को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करवाने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग आहुति दी जाती थी। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती है मतलब कि यज्ञ आग में जो है हवन वगैरह आहुति मतलब जो है बलि भी कह सकते हैं, जहाँ पर ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति दी जाती है। यहाँ आहुति का तात्पर्य होता है बलि। आहुति का मतलब क्या होता है बलि। बलि कह सकते हैं हम जहाँ एक प्रकार से, ठीक है, बलि भी कह सकते हैं। ठीक, बलि दी जाती थी। आगे चलते हैं, ठीक है। और या फिर कह सकते हैं यहाँ आहुति मतलब ये भी कह सकते हैं आहुति एक प्रकार शब्द, इसे आहुति ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। आहुति मतलब जो है कि जो है घी वगैरह जैसे हो गया, अनाज हो गया, है ना, ये सब उसमें डाले जाते थे जो है हवन में। आगे बात करें अधिकांश पुरुष इन योद्धाओं में भाग लेते थे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कई स्थानीय सेना नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी। कहाँ? ऋग्वेद के समय। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। क्या करते थे? सभाएं आयोजित की जाती थी, मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा मतलब जो है बातचीत, वार्तालाप, है ना, टॉकिंग। आगे वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे। सरदार मतलब मुखिया, जो नेतृत्व करेगा उस युद्ध का, चुनते थे उस क्षेत्र का, जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लाइन में आगे लिखा है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। ये कौन से लोगों की विशेषता बताते हैं, जो डिफिनीशन देते थे लोगों को, उन्हें क्या कहते हैं? आइए बताए। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि लोगों का वर्गीकरण, क्या पूछा जाता है? लोगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो लोगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया? लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय या फिर समुदाय, ठीक है, समुदाय या फिर निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे समुदाय, ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। काम के आधार पर किया। पहला शब्द है पुरोहित, मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरोहित। पहला शब्द कौन सा मिला है? पुरोहित मतलब क्या होता है? पहला शब्द मिला है पुरोहित मतलब जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा गया। मोस्ट में जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। मोस्ट में पुरोहित किसे कहते थे? जो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, जिन्हें ब्राह्मण कहा गया है। दूसरे लोग थे राजा। दो टाइप के लोग थे। एक पहला जो पुरोहित मतलब जो है जो पूजा पाठ कराता जिसे हम कह सकते हैं ब्राह्मण, और दूसरा राजा। इन दोनों का जिक्र है। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये राजा दूसरे टाइप के थे। अभी बाद में अगले चैप्टर में कुछ और राजा, इसके बाद वो राजा पढ़ेंगे जिनका अपना राज्य होता था, जो दूसरे राजाओं से लड़ाई किया करते थे, युद्ध वगैरह ना। इन राजाओं को थोड़े दूसरी ना, ये तो बड़ी राजधानियाँ। इन राजा के पास ना क्या नहीं थी, ये ना तो बड़ी राजधानियाँ, इन राजा के पास राजधानियाँ नहीं थी, महल नहीं रहते थे ना, इनके पास सेना नहीं थी ना सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। आगे वाले राजा कर वसूलेंगे जो है ना, अगर वगैरह वगैरह आगे देखते हैं। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। हाँ, लेकिन अब आगे वाले जो राजाओं को पढ़ेंगे या मध्यकाल में या फिर हिस्ट्री में और जो राजाओं को वैसे हम पढ़ते हैं, वो ऐसे ही होते थे कि युद्ध में उनका जो है वो अगर युद्ध जीत जाते थे तो राज्य उनका कब्जा कर लेते थे। अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो उनका बेटा राजा बन जाता था। ऐसा कुछ व्यवस्थाएं थी। आगे बात करते हैं पिछले अनुभाग। लिखा है पिछले अनुभाग में
एक बार फिर से पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। भाई राजा का क्या काम हो सकता है, हमने बताया भी कि जैसे पुरोहित का काम तो पता है कि ब्राह्मण पूजा यज्ञों का अनुष्ठान करता था, तो पुरोहित जिसके लिए अनुष्ठान करता था वही राजा होता था। जैसे पुरोहित क्या किसके लिए पूजा पाठ करेगा, जिसके लिए पूजा पाठ करेगा, यज्ञ यज्ञ वगैरह कराया जिसके लिए कराया था तो वही राजा होता था। ठीक है, आगे बात करें, आगे लिखा है जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से मिल रहा है, जिनको हाईलाइट करते हैं रेड से डॉटेड रेड से, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द मिल रहा है। ठीक है, ये जिसके लगा जो है टूटी जो है जिगजैग लाइन से जिसका वर्णन करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जनता या पूरे समुदाय, क्या लिखा है, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल, कितने का, दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक शब्द था जन, क्या नाम था एक शब्द का, जन, जन मोस्ट वर्ड, एक शब्द का क्या नाम था, जन। जन मतलब क्या होता था ये देख लेते हैं, एक शब्द का नाम था जन। जन मतलब क्या था, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। और दूसरा था विष, विष मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन कौन से, जन और विष मोस्ट इंपॉर्टेंट। जन और विष ये दोनों शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जन और विष, विष इंपॉर्टेंट हैं, विष और जन ये दोनों शब्द आपको लर्न करने पड़ेंगे, लर्न करने पर जन और विष दोनों इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें वैश्य शब्द निकला। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला। इस विषय में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे। आगे बात करें ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विष और जनों दो नाम हमने पढ़े, विष और जनों के नाम पूछा जाता है, का वर्णन कहाँ किया गया, तो ऋग्वेद में इनका वर्णन किया गया है। आगे बात करें, इसलिए हमें पुरजन या विषजन या विष यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। देखो पुरजन है ना, पुरजन का भी उल्लेख मिलता है, और बात के विष का मिलता है, भरत जन का मिलता है, विष मिलता है, यदुजन मिलते हैं, विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। इस तरह के मिलते जुलते कुछ नाम दिए गए जिनको हाईलाइट किया, ये नाम भी वर्णन मिलते हैं ऋग्वेद में। आगे, तुम में इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है, इनमें से कोई नाम, इनमें से कौन सा नाम, भरतजन एक कबीला रहता था ना, हाँ, जिसके नाम पर भारत देश का नाम कहते हैं, भारत पड़ा, यह सब हम डिस्कस करेंगे। आगे बात करें तो भरतजन कुछ सुना लगता है। आगे बात करें, आगे डिस्कस करते हैं, आइए देखते हैं आगे। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, आगे देखते क्या है। जिन लोगों, लिखा है जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी वे कभी कभी खुद को आर्य कहलाते थे। यानी ऋग्वेद को जिन्होंने लिखा था, क्या था, जिन्होंने ऋग्वेद को लिखा था वो क्या कहलाते थे, आर्य। क्या कहलाते थे, खुद को आर्य कहलाते थे। आगे बात करें, आर्य कहलाते थे। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। क्या कहते थे, दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दास क्या करते, यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में समय में के साथ दास और स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास या दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वे उन्हें बस सब करना पड़ता था, उनका हुक्म मानना पड़ता था। आगे बात करें, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग जगह तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। पहले बात करें तो पूछा जा सकता है कि उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। ऋग्वेद की रचना कहाँ हो रही थी, उत्तर पश्चिम में हो रही थी। आगे बात करें, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। हेडिंग है खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले प्रश्न में चित्र देखेंगे। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। महापाषाण का क्या अर्थ है, बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते हैं। एक कहानी क्या लिखा है, महापाषाण की कहानी। महापाषाण मतलब कहानी क्या होता है, ये शिलाखंड पत्थर बड़ा, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर के नाम से जाने जाते। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। बड़े करीने मतलब होता है सुव्यवस्थित ढंग से, करीने मतलब क्या, सुव्यवस्थित ढंग से शायद हो सकता है लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने का प्रथा लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि महापाषाण काल में कब्रें बनाने, किसको, कब्र बनाने का कब से शुरू हुआ, तो 3000 साल पहले शुरू हुई। आगे बात करें, यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वी पश्चिम भारत और कश्मीर से प्रचलित थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है
पूछा जा सकता है कि जो है महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा, कब्र बनाने की प्रथा कब से प्रारंभ, कहाँ कहाँ प्रारंभ थी, तो दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखाए जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। आइए देखते हैं जरा किसके विषय में जिक्र किया जा रहा है। ये देखिए, ये कब्रें क्या हैं, ये जो आपको फिगर में दिख रहा है ये कब्रें हैं। देखिए ये एक स्टेप ये ऐसे ये है, फिर देखिए एक ये स्टेप ऐसे देखिए बनाया जा रहा है, ये है। फिर अगला ये सर्किल राउंड पत्थर को रख के, महा मतलब पाषाण मतलब पत्थर को, और महापाषाण और पत्थर को ऐसा कहता है सुव्यवस्थित ढंग से, पत्थर को ऐसे कहा जाता है सुव्यवस्थित ढंग से। कई बार यहाँ आगे लिखा हुआ, कई बार लिखा है, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एकमात्र प्रमाण है कि जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाए हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कब्र थी। आगे बात करें, लिखा है महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। क्या लिखा है, गड्ढा खोदना पड़ता था भाई दफनाने के लिए। शिलाखंडों को ढोकर लाना, ये पत्थरों को लाया जाता है, जो पत्थर ये लगे हुए हैं इन पत्थरों को भी लाया जाता होगा ढोकर, क्योंकि यहाँ पर रहे नहीं होते हैं। फिर बड़े पत्थर को तराशना, वो बहुत बड़ा पत्थर उसको टुकड़े कर इन छोटे पत्थरों में टुकड़ा भी करना रहता होगा। और मरे हुए को दफनाना, सबसे पहले गड्ढा शायद खोदा जाता रहा होगा, हो सकता है गड्ढा खोदेंगे। फिर दूसरा पत्थर क्या करें, गड्ढा खोदने के बाद क्या करेंगे, फिर मरे हुए को दफना देंगे। फिर बाद में जो है शिलाखंडों को ढोकर ला करके और बड़े पत्थर को तराश करके फिर किनारे से सेटिंग करके लगाते चले जाएंगे। ऐसा कुछ रहा होगा। आगे लिखा है ऊपर, देखो ये जो दिखाया जा रहा है ऊपर, जो ऊपर दिखा है फिगर लिखा है इस तरह लिखा है, ऊपर जो फिगर दिखा है इसके विषय में बताया गया, फिगर के विषय में लिखा है इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान शिष्ट मोस्ट कहा जाता है। दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों के बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। ये देखिए यहाँ पर सुराख दिख रहा है ना। अभी फिर आपको अपना फिगर दिखाते हैं तो फिर समझ में आएगा। आगे बात करें, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। क्या समानता है भाई, चलिए देख लेते हैं कब्रों में क्या समानताएं थी। इन सबरों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता है, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड, जिन्हें बर्तनों के ब्लैक एंड रेड वेयर क्या कहा जाता है, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मृतकों के साथ दफनाए जाते थे बर्तन, उन्हें क्या कहा जाता था, ब्लैक एंड रेड वेयर का नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लौह के औजार, लोहे के औजार मिले, ठीक है, और हथियार मिले हैं, घोड़ों के कंकाल मिले हैं, ठीक है, और सामान का पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। और सामान तथा पत्थर के, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? नहीं भाई, हड़प्पा के शब्दों में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान देखिए कौन कौन से सामान लोहे के मिले हैं। ये देखिए, ये लोहे की लिखा, क्या लिखा है, बाईं ओर घोड़े की लिखा है, बाईं ओर घोड़े के, देखिए यहाँ क्या क्या मिला, ये चीज़ें, इतनी चीज़ें नीचे दिख रही हैं। नीचे एक कटार, ये कटार है, कटार मतलब जो कह सकते हैं हम लोग खंजर टाइप का खंजर। और ये देखिए क्या है, कुल्हाड़ियाँ हैं, कटार है, इसमें बेंत पड़ते रहेंगे यहाँ से ऐसे कुछ लकड़ी के, ठीक है, कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। और ठीक, और ये क्या है, घोड़े के लिए सामान है, घोड़े के साथ जो है पैर वैर में लगाने के कुछ हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बात करें लोगों की सामाजिक समानताओं के बारे में पता करना। उनको कैसे पता चला उन लोगों को कि जो लोग थे उनमें, जैसे हर अभी समाज है जो, इसमें कुछ बड़े लोग हैं, अधिकारी, ऑफिशियल रैंक, मंत्री वगैरह, जो सब बड़े बड़े आदमी, कुछ गरीब, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, तो इनमें भी समानता अभी इस समय है। तो हम जानते हैं जैसे जिसके पास 4 व्हीलर है, बंगला है, अच्छा खासा गाड़ी, तो हम कहेंगे बड़े आदमी। ये कैसे इनमें समाज में ये बड़े लोग हैं, जिनके पास जो है खाने के भी लाले होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो कहेंगे हम कि गरीब तबके के लोग। लेकिन पहला ऐसे होता था अंतर, पहला ऐसे भी पहले रहा होता, लेकिन ये अंतर पता कैसे लगाया साइंटिस्ट ने, चलिए इसकी बात करते हैं, कैसे उन्हें पता चला सामाजिक अंतर। तो बात करते हैं, लिखा है पुरातत्वविदों के यह मान
होंगी, सही चीज़ है, क्योंकि तब जब जिस व्यक्ति की मिट्टी के साथ जो दफनाया होगा हो सकता है उसकी वो प्रॉपर्टी रही हो। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 में फर्स्ट 14 महागिरी को खोजो। यहाँ एक कब्र, ये व्यक्ति की कब्र में 33 कितने 33 सोने के मन के मतलब सिक्के और शंख पाए गए, और दूसरे कंकाल, वहीं एक और दूसरे कंकाल में क्या मिला, दूसरे कंकाल के बाद सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए। तो इसका मतलब जिसमें सोने के मन के पाए, हो सकता है किसी जो बड़े आदमी की रही हो, ठीक है, किसके शायद किसी बड़े आदमी की रही हो, और जिसमें केवल ये मिट्टी के बर्तन पाए गए, हो सकता हो किसी गरीब आदमी की जो है कर रही हो, या दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। हाँ, कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब, और कुछ सरदार थे और कुछ दूसरे अनुयायी और प्रकार के लोग रहते थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कब्रगाहें और हिंदू कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग कब्र बनाते हैं, सबका कब्र बनाने का स्टाइल भी अलग अलग, तो ऐसा भी क्या होता रहा होगा, आइए देखते हैं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। समझिए, जैसे कुछ लोग एक निश्चित क्षेत्र चुनते हैं, गाँव में ऐसा होता है कि अपने खेत को, खलिहान को एक निश्चित क्षेत्र चुनते हैं, वहाँ पर लोग जो अपने बाबा को, दादा को, आजी को, जितने भी लोग रहते हैं उनके पूर्वज रहते हैं, वहीं एक ही स्थान पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक ही मतलब क्षेत्र में पार्टिकुलर क्षेत्र में उनको दफनाया जाता है। तो ऐसा पहले भी होता, लेकिन ऐसा क्या होता, तो वहाँ एक ही समाज में सब लोगों को दफनाया, ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाता होगा। कुछ गड्ढे बना दिए जाते हैं, कुछ खाली गड्ढे छोड़ दिए जाते रहे होंगे, कुछ को रखने के बाद मिट्टी दफना के लेने के बाद बंद कर दिया, कुछ को खाली छोड़ दिया जाता रहा होगा, और कहा जाता रहा होगा कि अब इस परिवार के जब दूसरा व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो इसी मिलाकर फिर रखा जाएगा, ऐसा कुछ प्रोसेस रहा होगा। लिखा है बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते, देखो पोर्ट होल मतलब वही रास्ता, मतलब जो है एक रास्ता बनाया जाए, इस रास्ते से आकर यहाँ पर रख दिया जाएगा। कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसा स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, वहाँ चिन्ह बनाए जाते जिससे पता चल जाए कि हाँ यहाँ से जाने का रास्ता और ये स्थान खाली, यहाँ पर उसको स्पॉट बना दिया जाता है, चिन्ह बना दिया जाता रहा होगा, जिससे पता चल जाए कि हाँ इस स्थान पर अगले को दफनाना है, और ऐसा स्पॉट बना दिया जाए जहाँ पर पता चल जाए कि हाँ यहाँ पहले कोई दफनाया जा चुका है, उस स्थान को दोबारा खोदना नहीं है, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा जा सकते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ऐसा भी होता रहा होगा। आगे इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, आइए एक जो है स्पेशल इस पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आपकी जो है स्किल को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा और आपके माइंड को देखेगा, ठीक है, माइंड लेवल हाई करेगा, आपको समझने की शक्ति देगा। एक पार्टिकुलर जो है व्यक्ति का जो है स्पेसिफिक जो है हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा है इनाम गांव को खोजो। यहाँ भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कितने साल? 3600 से 2700 साल, 3600 एंड 2700 साल पहले रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। एक प्रोसेस था, इनकी जो प्रक्रिया थी, और जिसका सिर उत्तर की ओर होता था। सिर किस ओर किया जाता था? सिर उत्तर की ओर किया जाता था। कहाँ? इनाम गाँव में। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। अच्छा, ये भी इनका एक रीज़न है कि इस तरह में कुछ लोगों को घर के कहाँ अंदर ही दफना दिया जाता रहा होगा। आगे ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे, साथ साथ उनके बर्तन भी दफना दिए जाते रहे होंगे। आगे बात करें, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, वहाँ एक इनाम गांव में एक मिली जो है बॉडी, डेड बॉडी खोदने के बाद जो है हमारे पुरातत्वविदों को, कि एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, कैसा था? 5 कमरे थे। सपोज़ करिए ये 1 कमरा, 2 कमरा, ठीक है, 3 कमरा है ना, और ये 4 कमरा सपोज़ कर सकते हैं, और ये मान लीजिए 5वां कमरा। 5 कमरे हैं और ये बीच में शायद गोली आंगन है, तो 5 कमरे वाले 4 आंगन में, यहाँ आंगन में दफनाया गया। उसे कहाँ दफनाया गया? 5 कमरे वाले आंगन में दफनाया गया। और क्या 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया। यानी इसकी दफनाने की जो व्यवस्था हमारे पढ़ने के हिसाब से लग रही है कि हाई प्रोफाइल, मतलब बड़े लेवल का कुछ आदमी रहा होगा, हो सकता है। आगे बस्ती के बीच में बसा। ये घर कहाँ था जहाँ इसे दफनाया गया? घर बस्ती के बीच में था। कहाँ था? बस्ती के बीच में। यह घर गाँव में सबसे बड़े घरों में एक था। अच्छा, और ये इनाम गाँव का ये घर जो कैसा था? सबसे बड़े घरों में एक था। सबसे बड़े, यह गांव घर में सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। वो बहुत हाईटेक, बहुत बड़ा शायद आदमी रहा होगा। कुछ 100 के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? हाँ, शायद हो सकता है। अपने जवाब में कारण भी होता। भाई देखिए, इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं, पहले गांव के बीचों बीच में था, तो इसका मतलब कोई मुख्य आदमी हो सकता है ना, जिसकी सुरक्षा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हो, और घर में गोदाम था, इसका मतलब हो सकता है उसके
उसके पास गोदाम था, इसका हो सकता है कि उसके पास खाने पीने की व्यवस्था यानी कि जो है लेवल भी उसका थोड़ा सा अच्छा रहा हो ना, सब लोग जो है उसको मानते रहें, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। आगे बात करें, आगे बात के क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। जब हमारे जो है पुरातत्वों ने कंकाल का अध्ययन किया तो कंकाल से क्या जानकारी मिली, आइए पढ़ते हैं। लिखा है कंकाल हमें क्या बताते हैं, जानकारी थोड़ा सा करते हैं, कंकाल हमें क्या बताते हैं, इस विषय में भी डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं। लिखा है क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन। एक छोटे से आकार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि हड्डियां ज़्यादा विकसित नहीं हो सकती, हड्डियां कम होती है, छोटे जो तो ऑफकोर्स पहचाना जा सकता, लेकिन एक बच्चे के कंकाल के बीच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑफकोर्स इसमें कोई अंतर नहीं बताया जा सकता है। इसके लिए अब तो साइंटिफिक के बाद टेक्निक है, शायद जो है हड्डियों में कैल्शियम की जो मात्रा होती है उससे कुछ जो है अंदाज़ा शायद लगाया जा सकता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष या स्त्री का है? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। यस, ये चीज़ हो सकता है अंदाज़ा। जैसे मान लीजिए हमको जो है कंकाल के साथ चूड़ियाँ मिली तो हम समझ सकते हैं किसी औरत का कंकाल होगा, एज अ गेस हो सकता है, सही भी होगा, है ना। आगे लिखे उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। एकदम सही और एकदम साइंटिस्ट सही वे में जा रहे हैं, लेकिन ऐसे समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे मोस्ट, लेकिन यहाँ फंस ये सकते हैं कि जो जैसे कबीले वाले लोग हैं वो भी आभूषण गहने धारण करते हैं, तो इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता था। कंकाल में लिंग पहचानने का बेहतर तरीका है कि उसकी हड्डियों की जांच की जाए। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी, हमने बताया ना, यही हमने तरीका भी बता दी कि इसी तरीके से पहचाना जा सकता है। कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों समझ कंकालों को आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। मोस्ट ये इंपॉर्टेंट, ये समझ पहले नहीं, मतलब अब ये टेक्नोलॉजी है, अब ऐसी टेक्नोलॉजी से कंकाल के द्वारा पहचाना जा सकता है। आगे बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आज से लगभग 200 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य, क्या नाम था, चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य, इन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से यहाँ आपको हाईलाइट करना होगा कि चरक संहिता नामक किताब किसने लिखी, चरक संहिता नामक किताब लिखी। चरक संहिता नामक किताब लिखी किसने, चरक ने लिखी, चरक संहिता नामक किताब लिखी। और वे कहते हैं कि मनुष्य शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शारीरिक रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। वो कहते हैं सॉरी वो कहते हैं 360 हड्डियाँ होती हैं। कौन, चरक जी। लेकिन आपके साइंटिस्ट क्या कहते हैं, अब तो साइंटिस्ट कहते हैं 206, जी हाँ होती हैं। तो शायद उन्होंने किसी और चीज़ को हड्डी के रूप में भी गणना कर ली होगी। संभवतः चरक ने अपनी गिनतियों में दांत हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर संख्या बताई होगी। और कार्टिलेज मतलब जो है घुटनों के पास जो होते हैं ना कार्टिलेज वगैरह, उनको और दांतों को भी उन्होंने हड्डियों के रूप में शायद गिन लिया होगा, तभी तो उनकी हड्डियां 360 होती थी। और लेकिन एग्जैक्ट जो साइंटिस्ट क्या होती है 206 हैं। लेकिन जो चरक संहिता नामक बुक लिखी गई है चरक द्वारा, उसमें जो वर्णन किया गया है तो बताया गया कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? हो सकता है पहले भी लोग मरते थे, जैसे अब कैसे जानकारी करते, काट कर पोस्टमार्टम करके लोग जानकारी, पोस्टमार्टम के द्वारा जानकारी मिलती। पहले हो सकता है कोई व्यक्ति मरा हो, उसका शरीर चिड़ा आ गया हो, उसमें सारी चीज़ें काउंट की गई हो, तो फिर उनको जानकारी मिली होगी। और कोई प्रोसेस तो हो नहीं सकता वैसे ना। आगे चलते हैं। इनाम गाँव के लोगों को थोड़ा सा बढ़ रही है एग्जाम में के लिए भी, आपके लिए जो पीसीएस लेवल का अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कोई कर रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट जो बेसिक फाउंडेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए। आगे बात करें इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, वो कैसे काम धंधे किया करते थे। काम धंधे इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। इसका मतलब इनाम गांव में ये सारी फसलें बोई और उगाई जाती रही होंगे। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आगे गाय, किसकी हड्डी मिली, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर और चितकबरा हिरण, मृग, कृष्णमृग यानी हिरण, खरहा, आगे नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा
और मछलियों की हड्डियां भी पाई गई हैं। इसका मतलब इतने प्रकार के जानवरों का उन्हें ज्ञान था और वो अपने भोजन पालने, शिकार, इन सब चीज़ों करने के लिए उनका उपयोग करते रहे होंगे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। आगे लिखा है बेर, आंवला, और क्या क्या मिला है जरा ध्यान दीजिए, इनके नाम जरूर याद रखिए। बेर, आंवला, जामुन, क्या जामुन, खजूर और कई तरह के रस भरियाँ एकत्र की जाती थी, इनके भी साक्ष्य मिले हैं। इन सब चीज़ों लोगों का भी ज्ञान था, इन चीज़ों का भी ज्ञान उन्हें था, रहा होगा। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। अन्यत, ये इंपॉर्टेंट जो अन्यत बॉक्स में लिखे, इस लिखा है इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोग काम धंधे में एक सूची बनाओ। इनाम धंधे के लोग क्या काम धंधे क्या करते रहेंगे अगर ऊपर स्टडी किए तो भाई खेती करना, यही चीज़ किया करते रहे, खेती करना और शिकार करना, है ना। शिकार किया करते रहे होंगे। और जो है उनका एक सरदार रहा होता था, वो युद्ध के लिए जाता था उसके, है ना, और जो है सरदार को वो मुख्य मानते थे, सरदार के लिए भोजन भिजवाते रहे होंगे, है ना। उस सरदार को जो है शहर के बीचों बीच में उसका जो है घर वगैरह बनाया गया रहा होगा ना। आगे एटलस में चीन को देखो और लगभग 300 साल पहले पुराने उदाहरण पाते हैं। ये देखिए लेखनी कला का उदाहरण है। आगे लिखा, यह जानवर की हड्डियों पर लिखा गया था, उन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता है कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। लिपिक जो लिखते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था और जहां इन्हें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी, भविष्यवक्ता यानी जो भविष्य बताता था, है ना, पुरोहित हो सकते हैं, है ना, आगे इन दरारों को बड़ी ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जैसा शायद तुम भी सोच रहे होगे कि ये भविष्यवाणी कभी कभी गलत भी हो सकती, यानी करते थे, ऑफकोर्स गलत करते थे। भविष्यवाणी क्या कभी कभी जरूर गलत करते रहे होंगे। ये राजा भाई कभी कम चिटकी कभी ज़्यादा चिटक, राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। तो पूछा जा सकता है कि जो चीन वाला वहाँ राजा कैसे रहते थे, महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिन्हें इनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो क्या जो चीन वाले जो हम यहाँ के स्टडी कर रहे हैं, चीन की बस में चीन में, तो यहाँ पर क्या था, इन लोगों लोहे का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद लिखा है, ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फ़र्क बताओ। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं में अंतर है। ऋग्वेद के राजाओं के पास बड़े बड़े महल नहीं होते थे, ऋग्वेद के राजाओं के पास उनकी सेना नहीं होती थी, लेकिन इन लोगों के पास लिखा है महल बनाकर रहते थे और बेशुमार दौलत इकट्ठा कर रखी थी ना। इन लोग हो सकते हैं क्या शुरू न थी लोहे का ज्ञान उनको, और इनको लोहे का ज्ञान तो किसी को नहीं था शायद ना। आगे चलते हैं, बस आपका एक चैप्टर फिनिश हो रहा है। अब कुछ शब्द लिख लेते हैं। लिखा है, अगला बात लिखी गई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या लिखा है, तुम 300 वर्ष पहले के ईमान गांव में रहते हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफनाने की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो और अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या क्या दिया जाएगा? देखिए, हमें तो लगता है कि खाने में वो चीज़ें दी जाएंगी जो है सरदार को पसंद रही होंगी, बहुत पसंद, इनका पसंदीदा व्यंजन दिया जाएगा। और कहलाते हैं कि गड्ढा खोदा जाएगा, उसी तरह पत्थर लाए जाएंगे, पत्थर का होल टाइप बनाया जाएगा ना, स्पॉट बनाया जाएगा, उसको विधिवत दफनाया जाएगा। उसकी जो प्रिय चीज़ें होंगी सरदार की और उसकी जो संपदा होगी उसको भी उसके साथ दफना दिया जाएगा। उसके जो बर्तन होंगे, खाने पीने की चीज़ होंगी, है ना, या फिर जो है उसकी जो बहुत विधिवत से दफनाया जाएगा ना, और उसकी पसंदीदा चीज़ें भोजन पर बनाई जाएंगी। ठीक है, आगे अब सबसे पहली बात यहाँ इंपॉर्टेंट शब्दों को लिखते हैं। सबसे पहला वेद शब्द मिला, वेद क्या मिला, इन इंपॉर्टेंट शब्दों को सबसे पहला शब्द मिला वेद। वेद क्या होता है? वेद 4 हैं। कौन कौन से वेद हैं हमने पढ़ा भी, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। प्रार्थनाएं मतलब जो ऋग्वेद में जो रचनाएं लिखी गई हैं, जो प्रार्थना मतलब जो एक टॉपिक वाइज बातें लिखी गई हैं कि प्रार्थना, जैसे भी हमने एक प्रार्थना पढ़ी थी, ऊपर हमने एक प्रार्थना को डिस्कस किया, जिस प्रार्थना में क्या डिस्कस किया गया था, विश्वामित्र और नदी के द्वारा चर्चा की जा रही थी। भाषा प्रकृत थी, संस्कृत थी ना, तो संस्कृत भाषा थी, हमारी संस्कृत से थोड़ा अलग थी। रथ मतलब रथ वह होता है जिससे राजा युद्ध लड़ने जाता था, जिस पर बैठकर उसे रथ होता था। यज्ञ मतलब जो अनुष्ठान पूजा करवाता उसे यज्ञ कहते थे। राजा, यहाँ का राजा से मतलब राजा होता। दास क्या होता है? राजा जिन्हें युद्ध में जीत लेता था। दास किसे कहते? राजा जिन्हें युद्ध में जीत लेता था, उन्हें उसका सेवक बन जाता था, राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ता था, उसे दास कहते हैं। महापाषाण मतलब बहुत बड़े पत्थरों के, और पाषाण मतलब पत्थरों वाला युग। महापाषाण ना
आगे कब्र, कब्र वो होती है वह स्थान जहाँ पर मृत्यु के बाद लोगों को रखा जाता हो, दफनाया जाता होता है, उसे कब्र कहते हैं। कंकाल, मृत्यु हो जाने पर कब्र में रखने पर कुछ दिन कर जब शरीर का जो मांस होता है ये सब जो है गल जाए, सड़ जाने पर बचा हुआ शरीर का ढांचा, शरीर का क्या ढांचा, उसे कंकाल कहते हैं। लोहा, लोहा एक प्रकार की धातु होती है। क्या होती है? धातु होती है। यहाँ से ये कुछ अनोखे शब्द हमने सीखे। एक बार इसका हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे, फिर इस चैप्टर को जल्दी जल्दी शॉर्ट रिवीजन करेंगे। हाईटेक शॉर्ट रिवीजन होगा जिसमें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट पर एक बार पैनी नज़र दौड़ाएंगे, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पैनी नज़र दौड़ाते हुए फिर इस चैप्टर को हम लोग जो फिनिश करके इसके जो है और जो क्वेश्चन आंसर करके फिनिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो शॉर्ट रिवीजन के लिए बस इस पर पैनी नज़र दौड़ाते हैं। देखिए जैसे लिखा है, इस चैप्टर से हमें क्या मिल रहा है। यहाँ से हमको कुछ लाइब्रेरी के विषय में कुछ नहीं मिला, बस हमको यहाँ सबसे पहली जानकारी जो विकेट में हमने बंद की वेदों के विषय में जानकारी मिली। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, और सबसे बाद का पूछा जाए तो सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे बाद का कौन सा पूछा जाए, अगर पूछा जाए सबसे बाद का तो सबसे बाद का अथर्ववेद है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखें, सबसे बाद का कौन सा वेद, अथर्ववेद है, ठीक। इनकी रचना लगभग 3500 साल पहले, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना की थी, ठीक। इसमें प्रार्थनाएं हैं, ठीक है। और इसमें सूक्त क्या होता, सूक्त क्या होता था, सूक्त क्या होता था, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह बोला गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह बोला गया, उसे क्या कहा जाता था, सूक्त कहा जाता है। इसमें देवताओं और उनका वर्णन किया गया है, तो देखते हैं फर्स्ट डिवीजन में 3 देवताओं का वर्णन किया गया है, अग्नि का, इंद्र का और सोम का। इन सारे तीनों देवताओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। इंद्र को किसका देवता बताया गया है, अग्नि, एता और इंद्र का वर्णन किया गया। इंद्र को किसका देवता, इंद्र को युद्ध के लिए बताया गया है। अग्नि मतलब आग का देवता बताया गया। सोम एक प्रकार पौधा जिससे रस तैयार का, जिसका नाम सोम रस होता था, ठीक है। ऋषियों, आचार्य विद्यार्थी ऋषियों को अक्षरों और शब्दों में बांट कर पढ़ाते थे। इनका पढ़ना जिसे पढ़ाई क्या कहते हैं, सस्वर पाठ का क्या जाता है, सस्वर पाठ कंठस्थ कराते थे, मतलब याद कराते थे। इसकी भाषा कैसी थी ये बता सकते हैं ऋग्वेद की, तो भाषा कैसी थी, प्रकट भाषा थी, ठीक है। संस्कृत और वैदिक संस्कृत भी कही जाती थी, इसी को हम कह सकते हैं हमारी संस्कृत से थोड़ा भिन्न होती थी, जो अब संस्कृत प्रदेश से क्या होती थोड़ा भिन्न यानी अलग होती थी। संस्कृत और अन्य भाषाओं के विषय में क्या कहा है, संस्कृत भाषा के विषय में बताया जाए कि भारतीय संस्कृत भारतीय और भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषा नहीं, सब भाषाओं के अलग अलग परिवार, जो भाषा जिससे मिलती है तो उसे उस परिवार में जोड़ दिया। जैसे संस्कृत भाषा जाए कि संस्कृत भाषा किस परिवार की, संस्कृत भाषा भारतीय यूरोपीय परिवार का हिस्सा। और कई भाषाएं होती थी, उनके अलग अलग परिवारों के विषय में वर्णन किया गया है, किस परिवार के। जैसे यहाँ की बात कीजिए वर्ण भाषाएं, जैसे आसमियम गुजराती वगैरह, ये आसमियम हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया। एशियाई भाषा परिवार किस भाषा की हैं, ये एशियाई भाषा परिवार की हैं। तथा यूरोपीय भाषा परिवार की जो भाषाएं होती थी अगर सब पढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए ना और बात करें, उदाहरण के लिए और बात करते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर बात की जाए जो ऋग्वेद, इसको जो है लिखा कब गया, तो लगभग 200 साल पहले। कब, 200 साल पहले बाई रिटन किया गया, ठीक है। पहले रिटन नहीं था, इसको जो है श्रोता सुनता था और वक्ता जो उपदेश करता था, उच्चारण किया जाता था, समझना। अगर पुरातत्वविद किसे कहते हैं आपको पता होगा ना, अतीत के बारे में जानकारी, इतिहासकार होता है, जो अतीत के बारे में जानकारी है उसे क्या कहते हैं, इतिहासकार कहा जाता था। विश्वामित्र नामक एक ऋषि हुआ करते थे, है ना। जो ऋग्वेद के जो है वार्तालाप का वर्णन मिलता है विश्वामित्र के, है ना, कि देवियों को पूंजित नदियाँ जैसे व्यास और सतलुज नदी रही होंगी, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है। ये ऋग्वेद का एक पन्ना है दिखाया गया, जो हमें कहाँ से मिला, कश्मीर से, ठीक है। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की पहली बार छापा गया है, ठीक है। उपयोग में लाया गया। इसे पांडुलिपि को देखा, अंग्रेजी में इसका फिर अनुवाद किया गया। पांडुलिपि कहाँ मिली है, महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय लाइब्रेरी में रखी गई, और मिली पूछा जाए कहाँ, तो कश्मीर में मिली है, कश्मीर में। और इस समय इसे ले जाकर पांडुलिपि को महाराष्ट्र ने मुंबई में एक लाइब्रेरी में सुरक्षित किया गया, रखी गई है, ठीक है। आगे बात करें, विश्वामित्र, उसका डिस्कशन दिखाया गया है। यहाँ कुछ चीज़ों का वर्णन किया है, जैसे घोड़े का वर्णन किया, उन्हें घोड़ों की मान्यता बहुत रहेगी। गाय का वर्णन किया गया है, गाय वहाँ बहुत पूजनीय और उच्च माने गए रहे होंगे। आगे बात करें, ठीक है। जब युद्ध करता था राजा, इसमें डिस्कस किया गया था, जो जीतता था तो उसमें मवेशी, घोड़े वगैरह, हाथी, ऊँट, ये सब चीज़ों को शायद जीतता रहा होगा। इन सब चीज़ों को सरदार होता था, इसका एक मुखिया होता, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसको एक बार आप शॉर्ट रोज एक बार डिवीजन देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, ठीक है, फिनिश। और आगे देख लीजिए, इसको एक बार आप फिर से अच्छे से स्क्रीनशॉट अगर इनके ले लीजिएगा। नोट्स आप जरूर, जिन चीज़ों को हम करते हैं, जैसे ये सब लिखा पॉइंट, इसको मैंने बंद किया क्वेश्चन में, यहाँ वैसे लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, इनको आप एक नोट्स बनाइए, यही चीज़ें, ठीक है। यही चीज़ जिनको हम डैश कर रहे हैं, हाईलाइट कर, इनको क्या करके एक नोट्स के रूप में आप बना लीजिए, ठीक है। और आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन आंसर हैं। ये यहाँ ये तथ्य महत्वपूर्ण तिथियाँ, इनको भी नोट कीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डालकर नोट करिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। वेदों की रचना कब हुई, 3500 साल, मतलब जो है 3500 वर्ष पहले, यानी कि 3500 साल पहले हुई है। आगे बात के महापाषाणों का निर्माण
300 साल यानी 3000 साल पहले हुआ है। ठीक है। इनाम गांव में कृषकों का निवास पूछा जाता है तो 3600 से 2700, कृषकों का निवास 3600 से 2700 बताया जा रहा है। और पहले चरक संहिता लगभग 2000 साल पहले। चरक में क्या वर्णन किया गया, हड्डियों को डिस्कस किया था। चरक में 360 हड्डियाँ बताई गई, कितनी बताई गई हैं 360, बाकी 200 कितनी होती है 360 बताई गई। हड्डियाँ कितनी होती है वो सॉरी यह सीरियस करके एक सेकंड हाँ हड्डियाँ 360 बताई गई। ठीक है। और हड्डियाँ होती है 206 होती हैं। तो इसमें इन ज़्यादा हड्डियाँ क्यों होता है, क्योंकि हो सकता है इनमें दांतों को भी गिन लिया गया वगैरह वगैरह ना। एक सेकंड, अब इनको ऊपर करते हैं, ऊपर वाले। ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं, मैचिंग करते हैं, मैच द वर्ड करते हैं। देखो यहाँ लिखा है सुक्त, पहला टॉपिक क्या लिखा सुक्त। अभी हमने बताया सुक्त क्या हो गया, ये अच्छी तरह से बोला गया, जो क्या कहते हैं सुक्त मतलब अच्छी तरह से बोला गया। रथ का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था। ठीक है। यज्ञ मतलब अनुष्ठान, जो कौन कराता था पूछा जा सकता है। यज्ञ का अनुष्ठान कौन करता था, पुरोहित। क्या कहते हैं पुरोहित, जिसे ब्राह्मण कहा जाता था। दास गुलाम। दास मतलब क्या, गुलाम जो राजा युद्ध में जिसे जीत लेता था, जिसे राजा की आज्ञा मानना इंपॉर्टेंट होता है, जिसे राजा की आज्ञा मानना ही पड़ता है हर हाल में, उसे कहते थे गुलाम। और महापाषाण सजाए गए पत्थर। ठीक है। ये क्लियर। आगे बात करें, वाक्य को पूरा करो। क्या लिखा है, वाक्य को पूरा करो। के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। के लिए दासों का इस्तेमाल किसके लिए, राजा के लिए दासों का इस्तेमाल किया जा सकता। आगे में महापाषाण पाए गए, जमीन में गोले लगाए गए और पत्थर या चट्टान का काम करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल दफनाने। क्या लिखा है, शवों को दफनाने। क्या है, दफनाने, शवों को दफनाने, है ना, दफनाने। आगे के लिए इनाम गांव के लोग खाते थे। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे, मांस भी खाते थे ना। ये सब चीज़ें इनको आप कर सकते हैं। ठीक है। आगे आप इनको भी जो है एनसीईआरटी सोल्यूशन खोज कर इनको चाहे तो कर सकते हैं। ये महापाषाण पाए जाते थे। के लिए दासों का इस्तेमाल होता था। के लिए दासों का इस्तेमाल। ठीक है। राजा जो है युद्ध में जीत लेता था, उन दासों का इस्तेमाल किया करता था। इस प्रकार ये चैप्टर खत्म हुआ। और चर्चा करें जो किताब पढ़ रहे हैं ऋग्वेद से कैसे भिन्न, सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।